हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया फिफ्थ क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जिसमें जो भी क्वेश्चन किए हैं हम वन बाय वन करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम पहले सवाल से, जो कि हमारी लास्ट क्लास का होमवर्क था। क्या है भाई पहला सवाल? हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ बतानी है ए और बी के बीच में, ओ और बी के बीच में। तो जब भी ए और बी के बीच में निकालना हो, मतलब जिस पॉइंट पर पाइवोटेड है रॉड, वहाँ से निकालना होता है। तब हम एक काम करते हैं, सीधे सीधे एल इफेक्टिव ले लेते हैं। लो भाई ले लिया। एल इफेक्टिव होगा कितना? अगर ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ एल। जिसको नहीं पता वेक्टर, उनको नहीं आता। सिंपल है भाई। अगर ये 90 डिग्री है, ये मेरा एल है, ये मेरा एल है, तो ये तो मेरा √2 टाइम्स दोनों का होता है ना। 90 डिग्री पर दो वेक्टर का सम, याद करो बताया था। तो एल इफेक्टिव मेरा इतना आ गया, √2 टाइम्स ऑफ एल। तो यहाँ से मेरा ईएमएफ जो होगा किसमें, ए बी में, वो मेरा हो जाएगा सिंपली, हमको पता है बी डब्ल्यू इंटू एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। रोटेशन होने पर ईएमएफ ऐसा ही कुछ आता है। अगर हम एक पॉइंट जहाँ पे पाइवोटेड है वहाँ से लेते हैं तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 1/2 बी डब्ल्यू ये कितना है, √2 टाइम्स ऑफ एल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 एल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बी डब्ल्यू एल स्क्वायर। अब आगे समस्या वाली बात ये है कि हमको इस रॉड की वजह से एल ईएमएफ निकालना है, लेकिन कोई भी पॉइंट इस रॉड का इससे कनेक्ट नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, हम जो कनेक्ट है उसका निकाल लेते हैं। इसका जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आएगा हाफ बी डब्ल्यू एल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ इस पॉइंट और इस पॉइंट का ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम इनिशियल फाइनल मेथड वाला लगाएंगे, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, आपको याद हो जाना चाहिए ये वाली चीज़। कैसे? इनिशियली यहाँ पर एल जीरो है, यहाँ पर एल एल के बराबर है, तो वी आर ओमेगा वाला जो यूज़ था वो करके हम ये लिख देंगे। अब ईएमएफ जो होगी ओबी पे, ओबी डॉट की वजह से वो होगी एल इफेक्टिव, मतलब ये दोनों का मिला के जो आता है ईएमएफ। तो ईएमएफ ड्यू ए बी माइनस ईएमएफ ए ओ का माइनस कर देंगे, ईएमएफ ओ ए का माइनस कर देंगे इसमें। तो ए बी का ईएमएफ कितना आया था, बी डब्ल्यू एल स्क्वायर। ओ ए का कितना आया है भाई, हाफ बी डब्ल्यू एल स्क्वायर। एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, तो बी डब्ल्यू एल स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब ये देखो यहाँ पर ये 60 डिग्री दे दिया है, तो पहले एक काम करेंगे, ए बी का ईएमएफ निकालेंगे, यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे। अब ये अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री पर दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं, कहाँ पे थे भाई हम, 60 डिग्री पर। तो 60 डिग्री अगर ये है, इसकी लेंथ भी एल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। इसके अपोजिट में ये है, इसके अपोजिट में ये है। तो मैंने पहले ही बताया था आपकी 10th की ज्योमेट्री यहाँ पर काम आएगी। तो ये दोनों एंगल सेम है, तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड सेम है। कोई भी दो साइड सेम होती हैं तो एंगल ऐसे सेम कर लेते हैं। अब ये मेरा एल इफेक्टिव एल के बराबर ही आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड, नहीं ईएमएफ जो आएगा वो सिंपली आ जाएगा हाफ बी डब्ल्यू एल स्क्वायर। अब ओ ए का देखते हैं, ये ओ था ओ, ये ओ बी का है, ध्यान देना। अब ओ ए का हमने अभी पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में ही किया सिंपल। क्या? ओ ए का हो जाएगा हाफ बी एल स्क्वायर डब्ल्यू, ठीक है। ओ बी का हमने निकाल लिया। अब ए बी डॉट तो टच ही नहीं है, जब ए बी डॉट टच ही नहीं है तो ओ ए वाले में से ओ बी वाले में से ओ ए को माइनस कर देंगे। तो ओ बी वाला भी हाफ आया था, ये वाला भी हाफ आया था, तो दोनों हाफ आए थे। जब माइनस करेंगे तो इसकी वजह से ईएमएफ 0 हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए। एक हाफ सेमी सर्कल है ऐसा, ठीक है, ठीक है। जब ये हाफ सेमी सर्कल है तो हम इसमें एक काम कर सकते हैं, इसका एल इफेक्टिव क्या होगा सोचो जरा। जब ये ऐसा रहा होगा, ये यहाँ से घूम रहा है, तो क्या पहले ये आर वाली चीज़ घुसी, फिर ये आर 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 वाली चीज़ घूम घूम के जा रही है, तो इसका एल इफेक्टिव जो होगा वो हमारा आर ही हो जाएगा। ये था इसका की कंसेप्ट। अब एल इफेक्टिव तो आ गया, तो हम डायरेक्ट ईएमएफ लिख लेंगे हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अरे आर स्क्वायर क्यों होगा भाई, एल इफेक्टिव तो एल ही है। पगला हो गया हूँ मैं, सच में बता रहा हूँ। एल का स्क्वायर होता है ना, तो एल वाले कंपोनेंट का स्क्वायर होगा, डब्ल्यू का थोड़ी। तो ये आ जाएगा मेरा ईएमएफ। ये बात ज़रा ध्यान से सोचना, ये एल इफेक्टिव आर कैसे आई? ऐसे आई
कि हमेशा इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से हमेशा आर ही होगा, तो एल इफेक्टिव भी आर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। इस क्वेश्चन को नॉर्मली छोड़ना रहता है, अभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्यों छोड़ना रहता है? क्योंकि वह है ऐसा क्वेश्चन, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम बतानी है अक्रॉस द पेंडुलम। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब होगी? तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, डब्ल्यू भी मैक्सिमम होगा, तभी जाके वर्क डन नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये कैसे कह रहे हो आप यहाँ पर मैक्सिमम होगा? ये चीज़ हम एसएचएम में सीखे हैं कि मीन पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है भाई। इनिशियली वेलोसिटी कितनी रही होगी नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या एच को निकालने हम कहाँ सीखे हैं? एच को निकालना वर्क पावर में हमने ये चीज़ सीखी थी, ऐसे क्वेश्चन वर्क पावर में मिलते थे ना। अब ये पूरा एल है तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यल कॉस थीटा, पूरा एल कॉस थीटा हो गया, और मुझे यच चाहिए। ठीक है, तो एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम रॉन्ग कर रहे थे, ये पूरा एल कॉस थीटा नहीं होगा, पूरा तो भाई रॉड की लेंथ तो एल है तो एल ही रहेगी, यहाँ तक एल कॉस थीटा है, पूरा मेरा लेंथ एल है, तो यच मेरा हो जाएगा यल माइनस यल कॉस थीटा। जिसको ना समझ में आया हो वो वेक्टर पढ़े, वर्क पावर पढ़े पहले, उसके बाद, वैसे भी 12th 11th के बाद ही पढ़ी जाती है, तो यही सब रीज़न है इसके। पूरा तो एल ही होगा ना भाई, रॉड की लेंथ एल है तो जब यहाँ पे आएगा तब भी तो एल ही होगा, लेकिन इतना वाला कंपोनेंट यल कॉस थीटा हो जाएगा। अब यच तो मेरा आ गया। अब एक और चीज़, कौन सी वाली चीज़ भाई? कि जब कोई चीज़ यहाँ से ऐसे छोड़ते हैं, जब कोई चीज़ ऐसे यहाँ से छोड़ते हैं तो उसकी वेलोसिटी हमने याद की थी, क्या याद की थी? रूट टू जी एल या रूट जी एल, याद करो क्या था? रूट टू जी एच, तो जी एल यच की जगह पर जी यल कर दिया है बस। अब यच रहेगा कि यल रहेगा? सोचो सोचो सोचो, हाइट का डिफरेंस की वजह से जो होगा वो रहता है, तो यल नहीं होगा, यच होगा। अब एक चीज़ मुझे बताओ कौन सी वाली चीज़? कि इनिशियली जब ये यहाँ पर था तब की वेलोसिटी हम मान लेते हैं v1 है, जब यहाँ पर पहुँच रहा है तब की वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, तो हम डायरेक्ट ईएमएफ लिखेंगे क्या? बी एल इंटू वी को रखेंगे v1 v2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों? एवरेज ले लिया भाई, वही वाला चीज़ जो हम इसके पहले रॉड में करते थे। अब तो बी एल को यहीं रहने दो, v1 मेरा कितना रहा होगा? अरे भाई ये इनिशियली इसको रेस्ट पे माना है, पहले रेस्ट पे था, तो इनिशियली v1 जीरो रहा होगा, प्लस v2 बाई 2। अब v2 कितनी रही होगी भाई? v2 मेरी पहले ही बताया, रूट टू जी एच डिवाइडेड बाई 2। अब ये b इंटू एल ब्रैकेट के अंदर रूट टू जी एच कितना है? एच मेरा यल माइनस यल कॉस थीटा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है। अब क्या करें भाई? अब एक काम कर सकते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे एक काम मिलेगा, रूट के अंदर है तो यहाँ पर रूट 2 आ जाएगा, और यल माइनस यल कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है साइन थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा के। ये हम बेसिक मैथ में सीखते हैं, इतना मैथ की जरूरत है नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन छोड़ दिया जाता है। ये चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर 2 थीटा नहीं सिर्फ थीटा है, तो रूट के अंदर सिर्फ जी होगा, और यहाँ पर होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा था, 2 थीटा था तो थीटा आया था, थीटा है तो थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे इसको सॉल्व करें? साइन स्क्वायर है तो हम एक काम कर सकते हैं क्या? कौन सा वाला काम? ये वाला, कि यहाँ पर एक पहले से रूट 2 है, ये जो बचा था, इस रूट 2 से इस रूट 2 को कैंसिल कर देंगे, ये भी रूट के अंदर ही है ना, और साइन स्क्वायर थीटा पूरा रूट के अंदर है तो स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो सिंपली सिर्फ साइन थीटा आ जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं भाई, रूट के अंदर क्या बचा भाई? रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जी बचा है, और एक चीज़ बचा है एल। अब आप बोलेंगे एल कैसे बचा है? ये जो लाए थे ना, ये ऐसे लाए थे, एल को कॉमन ले लिए थे, 1 माइनस कॉस थीटा था, तो एल यहाँ पर बचा था, तो यहाँ पर इसके अंदर मेरा, रूट के अंदर मेरा जी और एल है, स्मॉल एल लो, एल तो एल ही होता है। अब बस यही तो है मेरा मेन आंसर है, बी एल साइन थीटा रूट के अंदर जी एल बाई 2, यही मेरा आंसर है। ऐसा कौन सा आंसर है भाई? ऐसा आंसर ये वाला है, पक्का? पक्का। आगे चलेंगे, ये दोनों तो डायमेंशनली गलत है। आगे चलेंगे,
एक कॉइल है जिसमें एन टर्न है, वो रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसे एक कॉइल है उसमें एन टर्न है और वो ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे मतलब कैसे घूम रही है बताऊं? ऐसे कॉइल है और ये ऐसे गोल 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 घूम रही है। तब अपने डायमीटर के अबाउट तो मैक्सिमम ईएमएफ जो इंड्यूस होता है वो होता है क्या? एन ए बी डब्ल्यू। आप इसको करेंगे एम आर रट्टा, ठीक है, कर लीजिएगा। डायमेंशनली भी यही सही होगा। ईएमएफ एन नंबर ऑफ टर्न, ए एरिया, बी मैग्नेटिक फील्ड, डब्ल्यू एंगुलर वेलोसिटी। आगे चलेंगे। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है? ये बात गलत है, क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आप ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट है। अब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर रेडियस की। ये तो एक डेरिवेशन के पार्ट जैसा क्वेश्चन है, सर ने सिखाया था जो कि क्लास में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर उसके मैग्नेटिक फील्ड है, वो पेपर के प्लेन ऑफ द पेपर है, इसकी स्ट्रेंथ दी गई है, टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रही है। तो हमको दो जगह बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक कैपिटल आर के अंदर, एक बाहर। तो अंदर जो ईएमएफ होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, वो होता है सिंपली आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी। क्या आप इसको करेंगे एम आर रट्टा। और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ईएमएफ होती है सॉरी, वो होती है टू आर इंटू डी बी बाई डी आर। क्या हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जिसमें हमने सीखा था कि अंदर ऐसा ग्राफ बनता है, बाहर ऐसा, तो अंदर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और बाहर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ऐसा होता है। अब कहाँ सीखा था भाई? अरे यार ये ग्राफ ग्रेविटेशन से तो चलता आ रहा है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बस अब इसमें हम इस मैग्नेटिक फील्ड को पुट कर देंगे। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को पुट करेंगे तो आर बाई टू और डी बी बाई आर बाई टू, डी बी बाई डी टी को हम क्या लिखेंगे? डी बाई डी टी। और बी क्या है भाई? बी नॉट टी। बी नॉट टी है ना? बी नॉट टी ही है। अब ये तो कांस्टेंट है, क्वेश्चन में बता दिया, तो इसको बाहर ले लो। तो इसको हम बाहर ले लेंगे और डी टी को ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड आर बी नॉट बाई टू मेरी आ जाएगी अंदर। अब बाहर आते हैं, बाहर वाले में जब पुट करेंगे तो यही चीज़ होगी, आर स्क्वायर कांस्टेंट है बी नॉट और नीचे है 2r और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो बाहर जो ईएमएफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, वो इतनी आ जाएगी। ये याद करने वाला पार्ट है, ये एम आर रट्टा वाला पार्ट है, ध्यान रखना। आगे चलेंगे। स्टेटमेंट दी है, ट्रू फॉल्स बताना है, या फिर आप इसको जीके भी बोल सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड जब मैग्नेटिक फील्ड चार्जिंग विथ चेंजिंग विथ टाइम है, मैं ऐड कर दूंगा चेंजिंग विथ टाइम है, ये ट्रू है। ईएमएफ तब पैदा लेती है जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है विथ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है विथ टाइम। तो इसमें दोनों एक दूसरे को पैदा करते रहते हैं, ये भी सही है। इन ईच केस स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चार्ज नहीं है चेंज ऑफ इंड्यूसिंग फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों बातें हम सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में, ये बात भी सही है। आगे चलेंगे। अब देखो दो लूप दिया है, हमको बताना है ईएमएफ कितना जनरेट होगा। इस लूप में तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो कोई ईएमएफ ही नहीं जनरेट होगा, इसमें 0 आ जाएगा। 0 इन लूप 2, 0 इन लूप 2, 0 इन लूप 2, तो ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक ही मेरा होगा। अब इसमें कितना होगा सोचो जरा। ये मेरा क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड मुझे बतानी है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इस रेट से लूप 1 में, रेडियस जो है वो स्मॉल आर से कैपिटल आर से छोटा है, स्मॉल आर, मतलब यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख देंगे क्या, ईएमएफ बराबर डी बी, क्या होता है ईएमएफ भाई, अरे यार मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी करती है उसकी वजह से होता है, तो डी बाई डी टी इंटू बी, और यहाँ पर बी कितना होगा, बी इंटू ए होता है ना, फ्लक्स इतना पास करता है। तो मेरा एरिया तो यहाँ पर कांस्टेंट है, एरिया बाहर आ जाएगा, डी बी बाई डी टी ही बचेगा। एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और बचेगा क्या, डी बी बाई डी टी। अब बी कितना है भाई, बी तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो बी को सिर्फ बी मानो और यही मेरा हो जाएगा क्या, ईएमएफ। तो माइनस पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर आएगा, बड़ा वाला आर नहीं आएगा, दोनों में 0 नहीं आएगा। तो क्या मेरा ये वाला आंसर ऐसे बन गया डायरेक्ट। हाँ, माइनस क्यों आया, क्योंकि
ईएमएफ जो होता है वो माइनस होता है, हम अभी तक मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व कर रहे थे। अब इसमें मुझे बतानी है डायरेक्शन कि किस साइड फोर्स लगेगी। कैसे बताएंगे, सोचो जरा। प्रोटॉन है, प्रोटॉन मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन जिस साइड जाता है करंट उसी साइड जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी साइड पैदा लेती है और फोर्स भी उसी साइड लगती है। ये था कंसेप्ट, फालतू में नहीं बताया ऐसे ऐसे करके। तो एक बात बताओ, अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ दिया है तो हम एक वायर को अज्यूम करेंगे, मान लेते हैं एक ऐसा सर्कुलर वायर है। तो क्या होगा, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है डॉट में, तो वायर क्या चाहेगा कि मैं अपने अंदर ऐसा करंट इंड्यूस कराऊं कि मैं इसको कम कर सकूं। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में पैदा करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब बाहर पैदा करने के लिए करंट को कैसा होना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट मेरा जो बहेगा वो मेरा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। एक मिनट, क्रॉस मतलब अंदर होता है, तो करंट क्लॉकवाइज बहेगा, तो करंट इसमें क्लॉकवाइज जाएगा। तो ऐसे करंट जाएगा। जब करंट ऐसे जाएगा, और ये प्रोटॉन है, तो जब करंट ऐसे जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही जाएगा। तो क्या मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो किस तरफ होगा। अबे ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ऐसा करंट होगा ना, ऐसा। तो जब करंट इस साइड है तो ईएमएफ इस साइड बनेगा, तो फोर्स भी इसी साइड लगेगी, मतलब 3 की तरफ फोर्स लगेगी प्रोटॉन के केस में। इलेक्ट्रॉन के केस में जस्ट उल्टा हो जाता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाता है और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है। अब इसमें ये चाहेगा कि ऐसा एक वायर जो होगा वो चाहेगा कि क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड पैदा ले ताकि इसको मैं कम कर सकूं। तो क्रॉस में है तो करंट मेरा इसमें भी क्लॉकवाइज आएगा। तो ये लो करंट आ गया। अब करंट इधर जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मेरा जो होगा आई के अपोजिट होगा, मतलब इस साइड होगा। तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाएगा फोर्स उधर लगेगा, तो फोर्स मेरा 1 की तरफ लगेगा। इसमें सिंपल है, आगे चलेंगे। अगर ये क्रॉस होता तब फोर्स कहाँ लगता। ये चीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं की, कौन सी चीज़, कि बी बढ़ रहा है कि घट रहा है। बी इसमें घट रहा है, ठीक है। तो ये चाहेगा कि मैं ऐसा करंट पैदा करूं, ऐसा करंट पैदा करूं कि बी बढ़ने लगे। तो बी क्रॉस में बढ़ने के लिए बी क्रॉस में ही पैदा लेगा, और बी क्रॉस में पैदा लेने के लिए करंट मेरा जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, मतलब ऐसा करंट, मतलब ऐसा करंट। ये इलेक्ट्रॉन है, करंट इस साइड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव करेगा, तो फोर्स इधर लगेगी जब यहाँ पर होगा, जब यहाँ पर होगा तो इधर लगेगी। मतलब अरे जब इस पॉइंट पर होगा तो फोर्स इधर लगेगी, इस पॉइंट पर होगा तो फोर्स इधर लगेगी। इसमें फोर्स डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है उस पर भी, और किस पोजीशन पर है। तो जब यहाँ पर है तो हम यहाँ पर टिक करेंगे इस साइड फोर्स। आगे चलेंगे अगले सवाल में। आ गए भाई, हम फाइनली आ गए इंडक्टर पे। जैसा हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर जो R था वो बहुत सारे चीज़ों के कांस्टेंट से मिलके बना था, वैसे ही यहाँ पर फ्लक्स जो होगा वो होता है L। नॉर्मली फ्लक्स तो B इंटू ए होता है, लेकिन ये B इज इक्वल टू L इंटू आई होगा। क्यों, ये L क्या है भाई, जैसा वो रेजिस्टेंस में R है वैसा ही ये इसमें L है। ये डिपेंड करेगा इस सोलेनॉइड के नेचर पर। मुझे फ्लक्स बतानी थी भाई, तो फ्लक्स नॉर्मली होती है बी इंटू ए, इसमें एन टर्न है जो भी है डैश डैश। आप इसको याद रख लीजिएगा कि बी यहाँ से हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ए क्या है एरिया पूरा, एल क्या है लेंथ है इंटू आई, और इसी को हम बोलते हैं एल इंडक्टेंस। एल इंडक्टेंस। आज सीबीएसई का पेपर था फिजिक्स का, और इसमें इसी की डायमेंशन पूछ ली थी, क्या आपको याद है एल की डायमेंशन, यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी को करंट से डिवाइड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 होती है, ये एनर्जी की डायमेंशन है। मैंने कैसे याद किया है, ई बराबर एम सी स्क्वायर, मास सी, और इसको डिवाइड कर दो करंट से, मतलब ए से 2 से। ये लो आज के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन की डैश कर दी हमने, ये होगा डायमेंशन। तो ये एल पूरा होगा, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एल हम निकालेंगे, एल को हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एल आई। तो हम एल को निकालेंगे फॉर्मूले से, और एल की वजह से जो बैटरी पैदा लेगी, ईएमएफ पैदा लेगा, वो हम निकालेंगे बुद्धि से। तो मुझे डायरेक्शन ऑफ बैटरी बतानी है कि ऐसी डायरेक्शन होगी या ऐसी होगी। ठीक है, करते हैं भाई। इसमें करंट जा रहा है लेकिन करंट बढ़ रहा है, ध्यान देना। और एक बात आपको बता दूं, बैटरी में
जो करंट होता है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। अगर ये ऐसी बनी है, अगर ये ऐसी बनी है तो यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, छोटे डंडे से बड़े डंडे की तरफ, जनरली बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं हम ऐसा। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी बैटरी बनाने में और उसके डायरेक्शन को डिसाइड करने में। स्टार्ट करेंगे भाई हम। यहाँ पर कैसी बैटरी बनेगी बताओ? जब ये करंट जा रहा है तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, या तो ऐसी बनेगी या तो ऐसी बनेगी, दोनों में से एक होगी। कैसी बैटरी बनेगी? करंट इंक्रीज हो रहा है, जब करंट इंक्रीज होगा तो ये चाहेगा कि इस करंट को मैं अपोज करूं, तो ये चाहेगा मैं अपने अंदर ऐसी बैटरी बनाऊं जो इस करंट को कम करे। तो बना लेते हैं एक ऐसी, एक ऐसी। अब मुझे तुम अपने दिमाग से बताओ कि सिर्फ अभी बैटरी की बात करते हैं, इसमें करंट मैंने बताया इधर से नॉर्मली जाता है इधर निकलता है, और इसमें इधर से जाता है इधर निकलता है। तो ये करंट अगर इसमें कोई बाहर से घुस रहा है तो इसमें अपोज कौन कर रहा है भाई? ये तो इसको सपोर्ट कर रहा है ना करंट। देखो दोनों तीर सेम डायरेक्शन में है, लेकिन ये करंट इधर आ रहा है, ये करंट इधर, तो ये इससे टकरा रहा है, इसके अपोजिट में है, तो ये इसको अपोज कर रहा है। तो मेरी बैटरी ऐसी बनेगी। अब इसमें देखो, इसमें करंट ही कांस्टेंट हो गया तो कोई ईएमएफ ही नहीं पैदा लेगा। सिंपल है भाई, कोई ईएमएफ ही नहीं पैदा लेगा। आगे चलेंगे। इसमें करंट कम हो रहा था, करंट कम हो रहा था, तो ऐसी बैटरी बनाएंगे जो इसको हेल्प करे करंट बढ़ाने में। तो हम ऐसी बैटरी बना देंगे, ये देखो इसको सपोर्ट कर रहा है, दोनों तीर साथ है। और इसमें देखो, इसमें करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, तो हम ऐसी बैटरी बनाएंगे जो इसको अपोज करे। क्या ये सही है? देख लेते हैं। यहाँ से आई आ रहा है, यहाँ से आई जाएगा, तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं, अपोज करने वाला बनाना चाहिए ना बैटरी। तो यहाँ पर ऐसी बैटरी बनेगी। कैसी? ऐसी बैटरी बनेगी। तो यहाँ से एक करंट बैटरी की वजह से बैटरी में ऐसे करंट पास कराएगा, ये सही नहीं है वो बात अलग है। आपको करंट इधर से आ रहा है तो अपोज करेगा कैसे वो समझ में आ जाएगा और आप बैटरी बना लेंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? मुझे लेंथ ऑफ इंडक्टर बता दिया, डबल कर दिया है, और सेल्फ इंडक्टेंस बतानी है कितनी होगी। तो दिमाग लगाओ, हम नहीं बता सकते क्योंकि इसने नहीं बताया कि एन कांस्टेंट है या एन कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है ये बताया ही नहीं। तो आपको मैं बता दूं, आगे के लेक्चर में भी ये काम आएगा। जब जब कैपिटल एन कांस्टेंट होगा तो यल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल एल के। जब नंबर ऑफ पर यूनिट, एक मिनट उल्टा हो गया, जब एन कांस्टेंट होगा तब ये होगा, और जब कैपिटल एन कांस्टेंट होगा तो यल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। इसको आप एमआर रट्टा कर लेंगे, जितना जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा है। इसमें ग्राफ बनेगा ऐसे, एल एल इंडक्टेंस, और इसका इसमें ग्राफ बनेगा ऐसे। आगे चलेंगे। एक कॉइल है, चोक कॉइल बोल दिया है, बट इसको आप कॉइल ही मानो क्योंकि चोक कॉइल आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। जिसकी इंडक्टेंस दे दी है 5H, इंडक्टेंस की यूनिट होती है, वो डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होने का क्या मतलब है भाई? मतलब कम हो रही है। तो मुझे बताना है ईएमएफ डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 एम्पियर पर सेकंड। तो मेरा जो di/dt है वो मेरा 2 एम्पियर पर सेकंड है, और कम हो रही इसलिए माइनस लगा दिया। अब जो ईएमएफ होती है वो, उसका फॉर्मूला जो होता है वो -L di/dt होता है। इसको आप करेंगे क्या? एमआर रट्टा। ठीक है, ठीक है। अब मुझे L की वैल्यू 5 दे दी, और di/dt पहले से -2 है, तो 5 दूनी +10 वोल्ट मेरा आंसर हो जाएगा। माइनस भी ऑप्शन में था, आप कंफ्यूज ना हो। अब इसमें मुझे ईएमएफ बतानी है, कैसे बताएंगे? -L × di/dt। L कितना दिया है? 30, di/dt 2/10, 0.2 का मतलब यही है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी -6 वोल्ट मेरा आंसर। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। हमको जैसे हम कैपेसिटेंस में सीखना चलना सीखे हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस में चलना सीखे हैं, वैसे ही हम सीखेंगे इंडक्टेंस में चलना। कैसे सीखेंगे भाई? यहाँ पर हम जब चलते थे तो पोटेंशियल को यूज़ करते थे, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। एसी सब सर्किट है, करंट इंक्रीज हो रहा है कि आई बढ़ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक बैटरी बनाएगा, वो कैसा बैटरी होगा? तो ये चाहेगा कि ऐसा बैटरी बने जो इसको अपोज करे। तो ये वाला तो इसको अपोज करेगा, एक करंट इधर से जा रहा है, ये इधर से करंट निकालेगा। हाँ, तो ऐसा बैटरी बन गया। फिर यहाँ से करंट आई गया, रेजिस्टेंस यहाँ पर 0.2 हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखो। मुझे क्वेश्चन में दिया है VA - VB की वैल्यू। तो हम एक काम करें, यहाँ से चलना चालू करें और यहाँ पर रुकेंगे। तो यहाँ से चलना चालू किए तो यहाँ का पोटेंशियल VA है, और बड़े डंडे से छोटे डंडे पर जा रहे हैं तो माइनस EMF करेंगे। फिर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर मुझे V के थ्रू क्रॉस करना है, V = IR। R मुझे पता है, I मुझे पता है इतने रेट से डिक्रीज हो रहा है, तो I टाइम के साथ इतना डिक्रीज हो रहा है, और ये R है, ये मेरा I है, दे दिया है, वो डिक्रीजिंग वाला नहीं, ये वाला। तो
मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस IR। अच्छा, माइनस क्यों लिखा? सोचो जरा, सोचो 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 सोचो, सोच लिया। क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने सीखा था जब हमारा पाथ और करंट का पाथ दोनों का पाथ सेम हो तो यहाँ पर माइनस करते हैं, इसीलिए माइनस किया। बराबर हो जाएगा VB। फाइनली यहाँ पर पहुंच गए। अब एक काम करेंगे, हम VB को इस साइड लेके आ जाएंगे, VA माइनस VB, और इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस EMF प्लस IR। अब इसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी है, कितना है? 0.5। EMF हमको निकालना है, प्लस I कितना है भाई? 0.5, R की वैल्यू 0.2। बस 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1, ये मेरा हो जाएगा EMF, ये है 0.5, इस साइड लेके आएंगे तो EMF 0.5 में से 0.1 जाएगा तो 0.4 मेरा आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा वाला? ये तो मेरा EMF आया ना, इंडक्टेंस कहाँ आया? इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? तो ये तो हमको पता है, ये EMF होता है -L di/dt, तो EMF मेरा 0.4 आ गया। ठीक है, आ गया। L कितना है? L ही तो निकालना है, तो L ही निकालना है। di/dt कितना दिया है? 8, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के। यहाँ पर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इस 8 को इस साइड भेजेंगे तो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसको करेंगे हम 4/80। L हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 20, और 1 को 20 से काटेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, इसको काटेंगे 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये 5/100 मेरा इंडक्टेंस आ जाएगा, जिसको हम 0.05H भी बोल सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। जिसको ये कंफ्यूजन हुई हो ना, यहाँ पे माइनस करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ के आया है, ध्यान देना। तब तक के लिए ओके बाय।